नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल में। हम लोग शुरू किए हैं जीके जीएस शो। जीके जीएस शो के तहत आज है दिन सोमवार और सोमवार का विषय क्या है? हिस्ट्री। आज हम लोग हिस्ट्री के 25 प्रश्नों को डिस्कशन के साथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये रहा पहला सवाल। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन, जिसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, उस समय ये ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अब आपको यहाँ से याद रखना है, पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? क्या पूछेगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आपको याद रखना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह 1930 से 31 तक हुआ था। इसमें शुरू हुआ था और 1931 में यह खत्म हुआ था। जनवरी माह में खत्म हुआ था। फिर आपसे पूछेगा कि एक जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था? याद रखिएगा, ये हुआ था 1931 में। और अगर पूछेगा कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, आपको बताना है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में। फिर आपसे क्या पूछेगा? फिर आपसे पूछेगा इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे? अगर ये पूछेगा तो आपको बताना है भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर जो थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। ये ध्यान रखना है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे? आपको याद रखना है, एक दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। इसमें दूसरे में वे किस जहाज से गए थे? पूछता है क्वेश्चन कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो हिस्सा लेने गए थे, एक जहाज से गए थे। उस जहाज का नाम क्या है? याद रखना है, उस जहाज का नाम था एस एस राजपुताना। एस राजपुताना नामक जहाज से गांधी जी गए थे। कहाँ? लंदन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। आपको यह भी याद रखना है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और लंदन में जेम्स पैलेस था। सेंट जेम्स पैलेस पूरा नाम है। इसी सेंट जेम्स पैलेस में जो है क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है। और पूछेगा कि गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ था, पहली बार गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, का उद्घाटन किसने किया था? याद रखिएगा, उस समय ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम। कौन? जॉर्ज पंचम। उन्होंने ही उद्घाटन किया था। ये सब सवाल यहाँ से हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है वर्ष 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? आपको यह याद रखना है, 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? तो ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो 3 दिवसीय तमाशा है। यहाँ से कुछ प्रश्न आपसे पूछेगा। जैसे मैं बोल देता हूँ कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा, है ना? तो ये मेढक वाला बात अगर पूछेगा कि मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा, ये किसने कहा था? आपको याद रखना है, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कहा था। फिर अगर आपसे पूछेगा यह किसने कहा था कि कांग्रेस कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है? कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है, ये बात किसने कहा? आपको याद रखना है, ये बात कहा था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने।
एक ये भी आप याद कर सकते हैं कि किसने कहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे हैं, पदों के भूखे हैं। फिर आपसे कि कांग्रेस के लोगों को पदों के भूखे हैं, ये किसने बताया? याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम याद रखिएगा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? याद रखना है, अल हिलाल। अल हिलाल के संपादक कौन थे? ये थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद से और भी बात पूछेगा आपसे, पूछेगा कि गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर किसकी है? तो गुब्बारे खातिर के भी रचयिता कौन है? अबुल कलाम आजाद। इनका एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है इंडिया मीन्स फ्रीडम। इंडिया मीन्स फ्रीडम। इनकी 3 रचना को आपको याद रखना है। एक हो गया गुब्बारे खातिर, दूसरा इंडिया मीन्स फ्रीडम, एक हो गया अल हिलाल। अगर पूछेगा कि ये जो जमींदार है, ये जमींदार पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है सिराजुद्दीन। जमींदार किसकी रचना है? सिराजुद्दीन की। ठीक है। द कॉमरेड अगर पूछा कि यह किसकी रचना है? यह मोहम्मद अली की रचना है। द कॉमरेड किसकी रचना है? मोहम्मद अली की। और अनहैप्पी इंडिया अगर पूछेगा, बताना है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की रचना है अनहैप्पी इंडिया। ये सब बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तक पत्रिका ये सब बहुत पूछता है एग्जाम में, आपको ध्यान में रखना है। बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, इस समय इस तरह के प्रश्न देखने को अक्सर मिलते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सही जवाब होगा दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दांडी से। और कब? याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब ये दांडी से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोगों को लगा होगा कि साबरमती आंसर होना चाहिए, लेकिन साबरमती आंसर नहीं होगा, दांडी आंसर होगा। ठीक है। क्यों? मैं समझाता हूँ। ये 2 तरह का बात है। पूछा कि दांडी यात्रा इसकी शुरुआत, अगर पूछा कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई, आप बताएंगे 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी जो हैं साबरमती से चले थे। कहाँ से चले थे? साबरमती आश्रम से निकले थे और कहाँ पहुंचे थे? दांडी पहुंचे। निकले कब थे? 12 मार्च 1930 को। और जो दांडी जगह है, एक कब पहुंचे थे? दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930। समझिए अच्छे से। साबरमती से निकले थे कब? 12 मार्च 1930 को। और दांडी कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को। यहीं पे उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। कौन सा कानून तोड़ा था? नमक कानून। नमक कानून तोड़ा था। और नमक कानून तोड़ा, वो तिथि क्या थी? यही थी 6 अप्रैल 1930। और इसीलिए 6 अप्रैल 1930 को माना गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। जगह क्या था? दांडी था। अब साबरमती के साथ नहीं जाएंगे, दांडी बताएंगे। दांडी यात्रा पूछेगा तो 12 मार्च 1930, और सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा 6 अप्रैल 1930। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? याद रखिएगा, मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा को थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। पूछेगा कब? 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को शुरू किया था थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, यह हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। पूछेगा कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह
कब हुआ था? याद रखना है, हुआ था 1921 ईस्वी में। पूछेगा कि मुकला विद्रोह के नेता कौन थे, तो शुरू किसने किया था? ये भी आपको याद रखना है। इसको शुरू किए थे, उनका नाम है अली मुस्लियार। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस नाम को याद रखना है कि मुकला विद्रोह को किसने शुरू किया? अली मुस्लियार ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए और बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे कि शॉर्ट में AITUC कहा जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई? ये भी कांग्रेस है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। ये क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। याद रखिएगा 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। ये सही जवाब होगा। आपसे पूछेगा कि ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसके संस्थापक कौन थे? ढेर सारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। संस्थापक का नाम आपसे पूछेगा पहला प्रश्न में। दूसरा में पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे। फिर पूछेगा आपसे कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन पूछेगा, इसके महामंत्री। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ये सब सवाल आपको याद रखना है। तो क्या क्या है? संस्थापक। संस्थापक का नाम अगर पूछेगा, आपको याद रखना है NM जोशी। NM जोशी। NM जोशी ने AITUC की स्थापना की थी। कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष अगर पूछेगा तो याद रखना है जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष थे। और महामंत्री का नाम पूछेगा, याद रखना है दीवान चमन लाल। दीवान चमन लाल जो थे, उन्हें क्या थे? महामंत्री। 1920 में स्थापना हुई थी। ठीक है, और कहाँ पूछा कि कहाँ स्थापना हुई थी? तो बम्बई में। कहाँ स्थापना हुई थी? बम्बई में। इतना बात यहाँ से ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है देखिए। इसमें कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब स्वामी दयानंद सरस्वती से ढेर सारा सवाल है, हम लोग देखेंगे। पहला सवाल पूछेगा कि दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। पूछा कि कहाँ जन्म हुआ था? एकदम बताइएगा, गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में कहाँ हुआ था? तो गुजरात में एक जिला है, इसका नाम है मोरबी जिला। गुजरात के मोरबी जिला में 1824 ईस्वी में जन्म हुआ था दयानंद सरस्वती का। फिर पूछेगा कि इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम याद रखिएगा मूल शंकर। मूल शंकर ये बचपन का नाम था। और फिर आपसे पूछेगा कि इनके नामकर्ता, मूल शंकर नाम था तो दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया? तो नामकर्ता का नाम अगर पूछेगा, बताना है पूर्णानंद। बताना है पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद जो थे, इन्होंने ही इनको नाम दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर इनके गुरु का नाम आपसे पूछेगा, इनके गुरु का नाम क्या था? याद रखिएगा, गुरु का नाम था स्वामी गिरिजानंद। स्वामी गिरिजानंद, है ना। ये एक अंधे स्वामी थे और मथुरा में स्वामी दयानंद सरस्वती इनसे मिले थे और दयानंद सरस्वती ने इन्हें अपना गुरु मान लिया था। दयानंद सरस्वती से एक सवाल ये भी पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? दयानंद सरस्वती ही हैं, याद रखना है। और फिर ये भी सवाल पूछेगा आपसे,
आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक का नाम क्या है? यही स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना किया था। कि कब किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? याद रखिएगा, 1870 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, इन्हीं को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी। है, इनसे एक प्रश्न और भी पूछता है, हमारा जो तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा, इसको पहली बार किसने फहराया था? तिरंगा झंडा को पहली बार यही मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने ही फहराया था। अच्छा, कि कब फहराया था? तिरंगा झंडा को पहली बार कब फहराया गया था? तो याद रखिएगा, 22 अगस्त 1907 को मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने 22 अगस्त 1907 ईस्वी को तिरंगा झंडा फहराया था। पूछा कि कहाँ फहराया था? जो तिरंगा झंडा था कहाँ फहराया था? तो याद रखिएगा, जर्मनी में फहराया था। जर्मनी में कहाँ फहराया था? जर्मनी का एक स्थान है स्टुटगार्ड। स्टुटगार्ड में मैडम कामा ने पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया था। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहता है, चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? ठीक है, पहले आईसीएस होता था, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था? 1874 ईस्वी में। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ थे, कार्यरत कहाँ थे? ये असम में एक जिला है जिसका नाम है सिलहट जिला। असम के सिलहट जिला में कार्यरत कहाँ थे? असम के सिलहट जिला में आईसीएस बने थे। कब बने थे? तो याद रखना है 1869 में। 1869 में ज्वाइन किए थे, 1874 ईस्वी में इनको हटा दिया गया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह, याद रखिएगा, बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। आप सभी जानते हैं इसने ही गुलाम वंश की स्थापना किया था, है ना? की स्थापना कब किया था? क्या बताएंगे? 1206 ईस्वी में। कब? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। की राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी किसे बनाया था? तो क्या बताएंगे? लाहौर को। लाहौर को इसने राजधानी बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक से इस भी सवाल पूछता है कि लाख बख्श, लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ये भी आपसे पूछेगा कि कुरान खां किसे कहा जाता है? कुरान खां, कुरान खां भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है क्योंकि उसको कुरान याद था। एक और क्वेश्चन पूछता है कि हातिम द्वितीय किसे कहा जाता है? तो हातिम द्वितीय भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। क्या कि इसकी मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में। और कैसे? तो पोलो खेलते समय। पोलो जिसे कि चौगान भी कहते हैं, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर गया था। इसका जय हिंद जय भारत हो गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल में पूछा जा रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? याद रखिएगा, हकीम खान। हकीम खान जो थे महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। पूछेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 18 जून
18 जून 1576 ईस्वी को 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और कौन? महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप। इससे पूछेगा आपसे कि इसमें अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति था मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन था? तो ये था मान सिंह। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अकबर मुस्लिम शासक था, लेकिन इसका जो सेनापति था वो हिंदू था, मान सिंह था। और महाराणा प्रताप हिंदू राजा थे, और इसका जो सेनापति था वो एक मुस्लिम था, हाकिम था। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप से पूछता है क्वेश्चन कि इनके घोड़े का नाम क्या था। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? तो चेतक उसका नाम था। क्या नाम था? चेतक। फिर आपसे पूछेगा कि महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आप सभी को बताना है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? फारसी यात्री था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। ये आया था देवराय द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय के दरबार में। तो सी इसका सही आंसर होगा। देखिए ये जो है देवराय द्वितीय, ये सब जो है सब विजयनगर साम्राज्य का शासक। कुछ यात्री का चर्चा कर लेते हैं, है ना। एक तरफ मैं लिखता हूं यात्री, ठीक है, और दूसरी तरफ शासक, है ना, कि कौन सा यात्री के काल में आया था, और ये भी कि वह कहाँ का था, है ना, पूछेगा आपसे। जैसे अब्दुल रज्जाक तो फारसी यहाँ लिखा हुआ है, यह ईरान का था। फारस मतलब ईरान। तो वैसे ही कुछ और यात्री मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे एक यात्री है जिसका नाम है मुनीज, एक है बारबोसा, एक है डोमिगो पायस। अब आप लोगों को बताना है कि कौन किसके काल में आया था। एक और लिख देता हूं, निकोलो कांटी। निकोलो कांटी, ये सब यात्री का नाम है। अब आपको बताना है कि कौन किस शासक के काल में आया था। याद रखिएगा, जो नुनीज था यह आया था अच्युत राय के शासन के काल में। अच्युत राय के काल में। और ये कहाँ का शासक था? सॉरी, कहाँ का यात्री था? तो ये पुर्तगाल का यात्री। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल के। पूछा कि बारबोसा किसके काल में आया था? तो याद रखना है ये कृष्णदेव राय के काल में आया। कृष्णदेव राय। और ये भी कहाँ का था? तो ये भी पुर्तगाली यात्री ही था। डोमिगो पायस भी आया था कृष्णदेव राय के काल में ही, और ये भी पुर्तगाली ही था। जैसे सुन लीजिए, नुनीज आया है अच्युत राय के शासनकाल में, ये पुर्तगाल का यात्री था। बारबोसा और डोमिगो पायस ये दोनों भी कृष्णदेव राय के काल में आया था, और पुर्तगाली यात्री ही था। एक बचा निकोलो कांटी, ये आया था देवराय द्वितीय के काल में। सॉरी, देवराय द्वितीय नहीं, देवराय प्रथम के काल में। और ये कहाँ का यात्री था? ये इटली का यात्री। ठीक है, निकोलो कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया, यह इटली का शासक था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें है कि किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की? याद रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था। पूछेगा कि कहाँ किया था? चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना किया था वो कहाँ किया था? याद रखिएगा, अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती है इनका दरगाह कहाँ है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन भी है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है इसी अजमेर में स्थित है। ठीक, अब 2-3 सवाल और। अगर पूछेगा कि दक्षिण भारत की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में जो चिश्ती संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे?
चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। तो याद रखिएगा, इनका नाम है बुरहानुद्दीन गरीब। बुरहानुद्दीन गरीब। बुरहानुद्दीन गरीब जो थे, ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है दक्षिण भारत में, ठीक है। और केंद्र किसको बनाए थे, है ना, जैसे यहाँ अजमेर को केंद्र बनाया गया था, ये उत्तर भारत की बात हो गई। दक्षिण भारत में केंद्र किसको बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है, दौलताबाद। दौलताबाद एक जगह है, इसी को दक्षिण भारत में केंद्र बनाया गया था चिश्ती संप्रदाय। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था। याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने किया था। किसने किया था, कनिष्क ने। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं सभी बौद्ध संगीति का एक बार फास्ट रिवीजन कराता हूँ। हो गया प्रथम, दूसरे, तीसरे और चतुर्थ। पहले हम लोग बात करते हैं कि कब हुआ। पूछा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, तो क्या बताएंगे, ये हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। दूसरा कब हुआ था, ये हुआ था 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में। तीसरा कब हुआ था, ये हुआ था 250 ईस्वी पूर्व में। पूछा कि चौथा कब हुआ था, ये हुआ था 98 ईस्वी में, ठीक है। ये कब, ये आपको याद हो गया होगा, 483 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व और 98 ईस्वी में। फिर पूछता है इसमें शासक कौन कौन था, ठीक है। शासक का नाम आपसे पूछेगा और जगह का नाम ही पूछा, पहले जगह ही बता देते हैं। पहला कहाँ हुआ था, ये हुआ था राजगृह में। कहाँ हुआ था, राजगृह में। कि दूसरा, तो दूसरा हुआ था वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और जो चौथा हुआ था, ये हुआ था आपको कुंडलवन में। कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति। ये स्थान का नाम हो गया। फिर अगर आपसे पूछेगा शासक के नाम, किस शासक के काल में हुआ, तो शासक का नाम भी आपको याद रखना है। पहला में था शासक अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु, ठीक। दूसरा में शासक कौन था, दूसरा में कालाशोक था। कौन था, कालाशोक। तीसरा में कौन था, इसमें था अशोक। चौथा में कौन था, कनिष्क, ठीक है। तो शासक हो गया। अब इसमें अध्यक्ष भी पूछता है ना, कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के अध्यक्ष कौन थे। तो पहला के अगर अध्यक्ष पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, पहला के अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप पहला के अध्यक्ष हो गए। दूसरा के अध्यक्ष कौन थे, दूसरा के अध्यक्ष थे सवाकामी। सवाकामी। फिर तीसरा के अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताना है, मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस, ठीक। और एक और बच रहा है चौथा। चौथा के अध्यक्ष आपको याद रखना है, थे वसुमित्र। वसुमित्र चौथा के अध्यक्ष। ये हो गया चारों बौद्ध संगीति का चर्चा, रिवीजन मैंने करा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है निम्न में से किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, वैशेषिक दर्शन ने। वैशेषिक दर्शन ने। डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो इसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन द्वारा किया गया था। पूछेगा आपसे कि वैशेषिक दर्शन जो था, इसके संस्थापक कौन थे। याद रखना है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद जो है, यही थे वैशेषिक दर्शन के संस्थापक, वैशेषिक दर्शन के जनक। इन्होंने ही सबसे पहले परमाणु सिद्धांत के विषय में बताया था। पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते, ठीक है। उसके बाद योग दर्शन के विषय मैंने पहले भी पढ़ाया है। योग दर्शन के जनक कौन है, यह है पतंजलि। फिर पूछेगा आपसे न्याय दर्शन के जनक,
ये है गौतम। न्याय दर्शन के जनक कौन है? महर्षि गौतम। और सांख्य दर्शन के जनक अगर पूछेगा तो यह है कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा है वह गांधार शैली में प्रतिपादित है। इस शैली में, गांधार शैली में, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो गांधार शैली है इसी को हिंद यूनानी शैली भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हिंद यूनानी शैली, ठीक है, गांधार शैली को कहते हैं। और यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत शैली का नाम पूछता है। ठीक है, उत्तर भारत की जो शैली होती है इसी को बोला जाता है क्या? गांधार शैली। ठीक, दक्षिण भारत की जो शैली होती है तो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं नागर शैली। और एक होता है वेसर शैली। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेसर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो जवाब है इनमें कोई नहीं है ना। कलिंग विजय का वर्णन किसी अभिलेख में नहीं है बल्कि शिलालेख में है, शिलालेख में। ठीक है, तो ये पूछेगा आपसे कि कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? याद रखिएगा 13वें शिलालेख। अशोक का जो 13वां शिलालेख था उसी में वर्णन है कलिंग विजय का, अशोक के हृदय परिवर्तन। ठीक है, अगर ये पूछेगा आपसे अशोक ने कलिंग विजय कब किया था, है ना, तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग को जीत लिया था। और कलिंग की राजधानी थी तोसली। याद रखना है कलिंग की राजधानी कहाँ थी? राजधानी मैं लिख देता हूं तोसली। इसी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक, फिर हाथी गुम्फा अभिलेख पूछेगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका वर्णन है? यही कलिंग राजा खारवेल का वर्णन है। कलिंग राजा था, नाम था खारवेल। कलिंग राजा खारवेल का वर्णन किस अभिलेख में है? इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में है, जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि ना। हम लोग बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, इन खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं इस तरह लिखा जाता था। जी, इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर जो कि गंदर का राजदूत था उसके बीच युद्ध हुआ था। कब युद्ध हुआ था? ये हुआ था 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर अपना बेटी का विवाह कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 युद्धक हाथी जो है बख्शीश के रूप में दिया था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है कि 4 स्थान भी दिया था। काबुल, मतलब ये सेल्यूकस निकेटर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये चारों जगह जो है सेल्यूकस निकेटर ने दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिया था। आपसे पूछेगा कि किससे शादी किया था चंद्रगुप्त मौर्य? तो हेलेना, हेलेना या किसी किसी पुस्तक में कार्नेलिया, लुसेंट पढ़िएगा तो उसमें कार्नेलिया मिलेगा। हेलेना भी देता है, तो हेलेना या कार्नेलिया से शादी किया था चंद्रगुप्त मौर्य, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल में आप लोगों को बताना है रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है? रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट जो है एक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? शेक्सपियर है। ये इसका सही जवाब हो गया।
शेक्सपियर के कुछ और भी रचना है, जैसे पूछेगा आपसे हेलमेट। हेलमेट का रचयिता कौन है? तो यही शेक्सपियर है। पूछेगा ओथेलो। ओथेलो की रचयिता कौन है? यही शेक्सपियर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बताना है कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है नेपोलियन को। उनको नेपोलियन को, तो डी इसका सही जवाब हो गया। अब नेपोलियन से एक बात आप याद रखिए कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 1769 ईस्वी में हुआ था। 1769 ईस्वी में। 69 में बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ है। जैसे 1469 में किसका जन्म हुआ? पूछेगा कि 1569 में किसका जन्म हुआ? 1869 बात तो जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, ये सब याद रखना है। 1469 में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। याद कर लीजिए, 1469 में किसका जन्म हुआ? गुरु नानक का। 1569 में किसका जन्म हुआ था? जहांगीर का। है ना? कुछ लोग के दिमाग में चलता होगा कि 1469 में एक आदमी का जन्म हुआ है। नहीं, बहुत लोग का जन्म हुआ है, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। गुरु नानक का जन्म हुआ 1469 में, जहांगीर का 1569 में, 1869 में गांधी जी जानते ही हैं। एक और जान लीजिए, जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी का जो जन्म हुआ था 1869 में हुआ था। 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ। ये सब जन्म आपको याद रखना है। अगला सवाल, अब 2-3 प्रश्न और हैं। है कि मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? याद रखिएगा, मंचू राजवंश का जो पतन हुआ था वो 1911 में हुआ था। यह कहाँ था, किस देश में? चीन में। ठीक है, मंचू राजवंश का पतन हुआ था। उसके बाद जो है डॉक्टर सन्यास सेन चीन के राष्ट्रपति बने थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बिहार से सवाल है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? याद रखिएगा, बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की स्थापना किया। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। पूछेगा बिहार में ही स्वराज दल के बिहार में अध्यक्ष कौन थे? आज स्वराज दल की हो रही है, स्वराज पार्टी की हो रही है, तो बिहार में इसके अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। और सचिव का नाम अगर पूछ ले, बिहार में स्वराज दल के सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी थे। अब्दुल बारी। ये बिहार के संदर्भ में बात हो गई। वैसे स्वराज दल के संस्थापक पूछेगा तो आपको क्या बताना है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, लेकिन बिहार में इसके संस्थापक हो गए श्री कृष्ण सिंह, अध्यक्ष हो गए नारायण प्रसाद, सचिव कौन हो गए? अब्दुल बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है आज का अंतिम क्वेश्चन, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी की जान किसने बचाई थी? बत्तख मियाँ ने। बत्तख मियाँ ने, तो बी इसका सही जवाब। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। जीके जीएस शो पे सोमवार का दिन रहता है हिस्ट्री का। फिर कल हम लोग किसी और विषय को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।